हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे वीडियो में, जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी मैनेजमेंट की मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ एक्चुअली जो टॉपिक क्या है। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम जब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, सो वहाँ से हमें एक क्लैरिटी मिली है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी सिस्टमैटिक मैनर में, जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करा जाता है और इस तरीके से प्लान करा जाता है ताकि हम उसको दूसरे लोगों से करवाएं और अपनी वी कैन से विलिंगनेस के अकॉर्डिंग, या एक जो मेन इंटेंशन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो मैनेजर्स को असाइन कर दिया जाता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट से क्या कराएं, इस मैनर में काम कराएं कि काम टाइम पर भी हो, रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। तो क्या सिर्फ मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है? क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैनेजमेंट परवेसिव है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं जो हर जगह प्रिवेल होता है, तो क्या हर जगह मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ मेन जो रहेगा इंटेंशन, वो क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा? क्योंकि अगर हम यहाँ बिजनेस सेंस की ही बात करें, बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रहे हैं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है? क्या इसीलिए सारी एक्टिविटीज़ को एक प्लानफुल मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म करा जाता है? ना, आंसर विल बी नो। हम एक ये नहीं कह सकते कि ये एक ही मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इस इंटेंशन के साथ अपने बिजनेस को, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसी वी कैन से गोल के साथ अपने बिजनेस को सेटअप करती है कि उसका जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पे मार्केट में स्टैंड करे और टाइम टू टाइम ग्रो करता रहे। तो एक्चुअल में इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होता है मैनेजमेंट का, वो सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, डाइवर्स ऑब्जेक्टिव हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का काम करती है, ताकि उनकी जो कंटिन्यूटी है मार्केट के अंदर वो क्या रहे, एग्जिस्टेंस में रहे, वो अपने बिजनेस को लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पर मार्केट के अंदर स्टैंड कर सके। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। तो जैसे मैंने बताया कि सोल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। हाँ, हालांकि वो ज़रूरी है, प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है, बट क्या ये एक सोल ऑब्जेक्टिव है? नो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को स्टूडेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, दैट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जैसे ही नाम हमारे हम देखते हैं तो एक क्लैरिटी हमारे माइंड में आ जाती है कि इकोनॉमिक का मतलब विच इज़ रिलेटेड टू मनी। ओके, और इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ओके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओन ऑब्जेक्टिव जो है। इसके अलावा एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी जो है, क्योंकि हम जो भी बिजनेस को हम रन कर रहे हैं वो किसके बीच में कर रहे हैं, हम सोसाइटी के बीच में अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो कुछ हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सोसाइटी के टूवर्ड्स भी हैं, इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ओके, ह्यूमन विच इज़ ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयज़, या फिर हम कह सकते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो एक्चुअल में क्या है, जो भी वी कैन से हमारी वर्क फोर्स है, जो भी हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी कुछ वी कैन से नेसेसिटीज़ हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, और उनको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग द टास्क डन फ्रॉम अदर्स। सो हाउ यू कैन इंश्योर दैट यू कैन गेट द बेस्ट इन बेस्ट वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, फ्रॉम द अदर्स, फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स? कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? जब वो मोटिवेटेड होंगे, जब वो सेटिस्फाइड होंगे। तो एक्चुअल में in order to get motivate to your employees, in order to we can say satisfied your employees, what a manager or the employer has to do, उसको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में जो भी नेसेसिटी है उनको फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं तो वही एक चीज़ पुश करती है उस इंडिविजुअल को कि वो दूसरे के लिए अच्छा काम करे। तो इसीलिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी है। तो अगर हम इन 3 में से बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, जो मतलब क्या है, बेसिकली रिलेटेड है पैसे से, पैसा कमाना, ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मतलब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को भी थोड़ा सा सब डिवाइडेड करा गया है। क्यों करा गया है, इसका भी एक लॉजिक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के डिवीजन की बात करें स्टूडेंट, तो उसको फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, दैट इज सर्वाइवल एंड देन प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। मतलब क्या हुआ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रायोरिटी जो हमें लगता है ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, कि बिजनेस का इंटेंशन, क्योंकि बिजनेस हम पढ़ के आए हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। हाँ, ये फैक्ट है, बट एक्चुअल में इससे भी ऊपर एक चीज़ आती है, दैट इज ओन एज सर्वाइवल। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है हर एक फील्ड के अंदर, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, स्टिफ कॉम्पिटिशन है। कहीं भी मतलब सिर्फ बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे हमें मोनोपोली देखने के लिए मिलती है, अदरवाइज क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो एक्चुअल में क्या है, हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के दौर में अगर कोई भी
परफॉर्म कर रहे हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटी, तो एक्चुअल में क्या है, हमें अच्छे से पता है कि उससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर बहुत पहले से है, जिनकी अपनी एक रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, अपनी कस्टमर बेस है, अपनी एक फेम एंड पॉपुलैरिटी है। तो एक्चुअल में क्या है, ऐसे लोगों के बीच काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखने पर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब आपने अपने सर्वाइवल पर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमा पाओगे? आप सिर्फ 4-6 महीने के लिए बिजनेस कर रहे हो, उसमें क्या मुनाफा होगा आपका? तो एक्चुअल में क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जब ही कमाया जा सकता है जब आपका बिजनेस एक लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पर चलेगा। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, पहले सर्वाइवल है। फॉर एन एग्जाम्पल से अगर हम रिलेट करें तो हम एग्जाम्पल आपके लेवल से कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास 10th के बाद एक न्यू स्कूल में अपने एडमिशन लिया और आप काफ़ी अच्छे हो पढ़ने में, और जिस स्कूल में गए उस मतलब आप क्लास 11th में जो गए, तो एक्चुअल में क्या है, उस क्लास में ऑलरेडी कुछ और 4-6 बच्चे जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, आप चाहते हो कि आप वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन होल्ड करो, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं उस क्लास के अंदर आपके, बिकॉज यू नो के 4-6 लोगों का ग्रुप है जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो आपने क्या करना पड़ेगा, पहले उनसे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, फ्रेंडशिप आप करोगे ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सको कि वो कितना बेहतर हैं आपसे या कहाँ आपसे कुछ कमज़ोर हैं, वो कितना नंबर ऑफ आवर्स अपने स्टडी को देते हैं, कैसी उनकी स्ट्रैटेजी है, कैसा उनका टाइम टेबल है पढ़ने का। सेम यही चीज़ बिजनेस में भी होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटर हर एक फील्ड में है, ना सिर्फ बिजनेस में, पढ़ाई में भी कॉम्पिटिटर्स हैं। तो एक्चुअल में क्या, इसलिए मैं एग्जांपल देकर रिलेट करने की कोशिश करूँगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक्चुअल में क्या, इसी तरीके से बिजनेस में भी होता है कि सबसे पहले अपने सर्वाइवल करना है। ओके, आपने सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है या उनकी जो माइंडसेट है उसको आपने समझना है, वो कैसे काम कर रहे हैं, और उसके लिए आप पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचोगे क्योंकि वो पहले से मार्केट के अंदर है। अगर आप शुरुआत में ही प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो आप ज़्यादा कस्टमर्स की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते, तो इसीलिए क्या होगा, सर्वाइवल होगा। एक बार आपका नाम हो गया मार्केट के अंदर, आपने एक्चुअल में क्या सर्वाइवल स्टेज को काफ़ी अच्छे से कर लिया, फिर कहते हैं ना नेम इज़ इनफ, नाम ही काफ़ी है। तो यही होता है कि सर्वाइवल स्टेज पर अगर आपने बहुत ही वी कैन से बहुत इंटेलिजेंस के साथ काम करा है, बहुत शार्पली काम करा है, तो इससे क्या होगा, आपका जो आगे है वो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस इन्हांस हो जाते हैं। जब सर्वाइवल आपने कर लिया, आपका एग्जिस्टेंस मार्केट के अंदर हो गया, आपका रेपुटेशन, आपकी गुडविल बिल्टअप हो गई है मार्केट के अंदर, आपकी कस्टमर स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। ओके, जितने ज़्यादा कस्टमर्स होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड और सेल होगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर सर्वाइवल है तभी प्रॉफिट होगा, और अगर कंटिन्यूस प्रॉफिट है, अगर आपका बिजनेस परपीचुअलिटी बेसिस पर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो आपके बिजनेस की क्या होगी, ग्रोथ होगी। भाई डेफिनेटली एक्चुअल में क्या है, आपका बिजनेस में रेवेन्यू ज़्यादा है, आपकी कॉस्ट है, तो क्या होगा, आपका मुनाफा हो रहा है, आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है। मतलब प्रॉफिट होता है तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि जो भी आपने कमाया है वो आप क्या करोगे, घर में इस्तेमाल कर लोगे। मतलब आपने क्या करा, अच्छा इस साल बड़ा प्रॉफिट हुआ, आपने जनरली क्या है एक जगह प्लॉट ले लिया, गाड़ी ले ली, ये सब कर लिया, नहीं। जब हम बिजनेस फेज की बात करते हैं तो बिजनेसमैन हमेशा जो भी अपने बिजनेस के शुरुआत के दौर के बाद, मतलब सर्वाइवल के बाद जब प्रॉफिट कमाता है तो उस प्रॉफिट को अपने पर्सनल वीकेंड से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करता, वो अपने बिजनेस में ही लगाता है, क्योंकि बहुत जाहिर से फैक्ट है ये, बहुत ही मतलब एक फैक्चुअल सी बात है कि अगर आप अपना बिजनेस से कमाई हुआ पैसा बिजनेस में नहीं लगाओगे तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर पाएगा, आपका बिजनेस वीक होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि आप उसको और वीकेंड से इनटेक नहीं दे रहे हो, आप उसके जो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है वो आप उसको सप्लाई नहीं कर रहे। तो इसलिए प्रॉफिट अगर होता है, और ये ऑब्वियस है कि जो बिजनेसमैन है वो अपने जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं अपने बिजनेस एक्टिविटी से, मेजॉरिटी उसका अपने ही बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लगाते हैं। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगी, ग्रोथ होगी, तभी आपका बिजनेस क्या कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब ग्रोथ का मतलब क्या हो सकता है, ग्रोथ में कई सारी चीज़ें कवर अप हो सकती है स्टूडेंट। ग्रोथ में क्या क्या आ सकता है, ग्रोथ में आ सकता है एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बिजनेस लाइन को बढ़ाना। बिजनेस लाइन को बढ़ाने से मतलब है कि जो सेम आप काम कर रहे थे उसी वीकेंड से एग्जिस्टिंग चीज़ों में अपने बिजनेस को आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए, लेट्स सपोज कि एक कंपनी है जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बना रही है, मार्कर्स वगैरह, कॉपी, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें बना रही है। अब वो ही क्या कर रही है, उसका जब प्रॉफिट हो रहा है तो अपने बिजनेस को और बढ़ा रही है, मतलब एक्चुअल में और तरीके के पेन्स और जनरली डिफरेंट टाइप के जो कलर्स वगैरह, मतलब सारी उसी कैटेगरी की चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं उसके अलावा, स्टेशनरी के अलावा उसने जनरली क्या अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी काम कर लिया, ओके, उसने जनरली स्कूल फर्नीचर का भी कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम शुरू करा, ऐसा नहीं है। तो अगर सेम लाइन में बढ़ रहा है बिजनेस तो वो
वो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब डाइवर्ट होता है ना, बट जाना, ठीक है, अलग अलग हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि बिजनेस आपका बढ़ तो रहा है लेकिन वो डाइवर्सिफाई फॉर्म है, मतलब सेम बिजनेस या प्रोडक्ट लाइन में नहीं, कोई और डिफरेंट लाइन भी आपने चूज कर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्टेशनरी आइटम बना रहे हैं, उसके अलावा क्या कर रहे हैं आप, जनरली स्पोर्ट इक्विपमेंट्स भी बना रहे हो, आप जनरली क्या है जो स्कूल्स हैं उनके लिए आप फर्नीचर्स भी बना रहे हो, तो एक्चुअल में वो क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया, आपने और अपने बिजनेस को अलग अलग लाइन में फैला दिया। ओके, इसके अलावा ग्रोथ में मॉडर्नाइजेशन भी आ जाता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब कि आप अपने बिजनेस को, जो पहले हो सकता है टेक्निकली इतना एडवांस नहीं था, अपडेटेड नहीं था, आपने उसमें नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए, आपने अपने बिजनेस को टेक्निकली एडवांस बना दिया। इसके लिए भी पैसा चाहिए और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी ग्रोथ होगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की फर्दर कैटेगरीज हैं, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट। सोशल, सोसाइटी, जैसे आप क्लास 11th में भी पढ़कर आए हो कि बिजनेस के टूवर्ड्स एक्चुअल में क्या है, सोसाइटी के रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करी गई हैं, बिकॉज वी नो वेरी वेल कि जो हम अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो सोसाइटी के बीच में ही कर रहे हैं, और एक्चुअल में क्या है, सोसाइटी के बहुत सारी रिसोर्स है जिस पर एक्चुअल में सबका हक है, उसको जनरली जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए, मतलब उनको कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में प्रोसेसिंग करके हमें फाइनल गुड्स की फॉर्म में प्रोवाइड करें, फिनिश गुड्स की फॉर्म में। तो एक्चुअल में क्या है, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है बिजनेस एंटिटीज़ की कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कुछ करें, ओके, सोसाइटी के टूवर्ड्स भी कुछ करें। हालांकि पहले तो ये एक अपना इंटेंशन या अपनी विलिंगनेस पर डिपेंड करता था कि आप सोसाइटी के टूवर्ड्स कंट्रीब्यूट करोगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था। बट जो 2013 का एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013, आपने क्लास 11th में स्टूडेंट CSR के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के रिगार्डिंग, उसको कंपलसरी करा गया कि जो बिजनेस जिनका टर्नओवर अच्छा है, एक स्पेसिफिक लिमिट के अंडर आता है या उससे अबव जाता है, तो उनको 2% अपने प्रॉफिट का, टर्नओवर का क्या करना पड़ेगा, सोशल एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो समहाउ ये समझ आता है कि जो गवर्नमेंट है उससे जनरली क्या कर रखा है, बिजनेस हाउसेज पर एक सोसाइटी के टूवर्ड जिम्मेदारी असाइन कर रखी है। तो कहीं ना कहीं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब ही फुलफिल कर पाएंगे जब हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा, मतलब जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो जाएगा। इसीलिए सेकंड कैटेगरी सोशल की आती है, पहले सोशल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है देन हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। आप सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता है कि टर्नओवर का, प्रॉफिट का 2% देना है मिनिमम, कम से कम, तो प्रॉफिट होगा तभी तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के पास सोशल आता है, जहाँ पर जो बिजनेस हाउसेज हैं उन्हें कुछ ना कुछ एक्ट, कुछ ना कुछ एक्टिविटी सोशल वेलफेयर के लिए करनी पड़ती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि जनरली क्या करना, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना किसके लिए, टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वी नो कि एक्चुअल में क्या है, जो भी बैकवर्ड सेक्शन है या जो एक्चुअल में क्या है थोड़े फिजिकली चैलेंज है या अनस्किल्ड है, उनको कुछ ना कुछ काम देना, जनरली उनको लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म में यूज़ करना, ताकि जो बेरोजगार हैं उनको एक सोर्स ऑफ अर्निंग मिले, और जब सोर्स ऑफ अर्निंग होगा तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसको खर्च करेंगे अपने बेसिक लाइवलीहुड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अर्न करने के लिए। तो एक्चुअल में क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ये भी किस में आ जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इसके अलावा यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ओके, क्या करना, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करना। ओके, हम जानते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का एक्सेसिव यूज़ बिजनेस हाउसेस करना शुरू कर देते हैं तो उससे क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा वी कैन से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है हमारे इन्वायरमेंट पे। इसीलिए कहा जाता है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वर्सली रिलेटेड है, क्योंकि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती है उतना पोल्यूशन बढ़ जाता है, उतना हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट होना शुरू कर देता है। बट ऐसा तो नहीं है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट वी हैव टू स्टॉप द जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर ऐसा होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुए, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, गरीबी जो ऑलरेडी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन प्रॉब्लम जो रिलेटेड है वो अकर होना शुरू हो जाएंगी। सो ऐसा तो नहीं है दैट वी जनरली स्टॉप द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट वी कैन फाइंड अ ऑल्टरनेट
ठीक है, हम ऑल्टरनेट ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ से दोनों चीज़ों को हम बैलेंस कर सकें। तो उसके लिए क्या है कि हम इको फ्रेंडली मेथड प्रोडक्शन का अगर यूज़ करेंगे तो जो हमारा इन्वायरमेंट इन जनरल वो भी इफेक्ट नहीं होगा, जो हमारी सोसाइटी है, बिकॉज इफ द जनरल इन्वायरमेंट विल गेट इफेक्टेड तो एक्चुअल में क्या जो सोसाइटी है जो वहीं रिसाइड कर रही है उसको भी कहीं ना कहीं क्या होगा, इफेक्ट होगा। लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं, एलर्जी होना शुरू हो जाती है, इतने पॉल्यूशन है, वी कैन से बहुत सारी चीज़ें पोल्यूटेड होने की वजह से और डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एमर्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इकोनॉमिक या इको फ्रेंडली तरीके से या इको फ्रेंडली मेथड प्रोडक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो एक्चुअल में क्या है, हमें सोशल कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, टू मेक चैरिटी करना, ओके, डोनेट कर देना, डोनेशंस वगैरह, ये भी किस में आ जाएंगे, ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव में। आप किसी हेल्थ पर्पस के रिगार्डिंग दे रहे हो, एजुकेशन पर्पस में आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, कुछ डोनेट कर रहे हो, ओके। जो वी कैन से ऑर्फन है उनके लिए आप कर रहे हो, जो वी कैन से ऐसे हैं ओल्ड एज पर्सनस हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें तो किस में आ जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बेसिक से चीज़ें आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होंगी। टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वी कैन से गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। जो भी प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो वो मेक श्योर करो कि क्वालिटीफेबल हो और प्राइस के अकॉर्डिंग हो। अगर प्राइस ज़्यादा है तो मेक श्योर कि क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर प्राइस बहुत या वी कैन से क्वालिटी बहुत सब स्टैंडर्ड है तो प्राइस उसी लिहाज से होना चाहिए। सो वी कैन से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैव टू बी इन वी कैन से बिल्कुल रिलेटेबल होना चाहिए क्वालिटी से। अगर क्वालिटी अच्छी है या प्राइस अच्छी है तो क्वालिटी भी अच्छी दो, अगर आप क्वालिटी घटिया दे रहे हो तो प्राइस भी कम होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, सोशल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ और ह्यूमन या पर्सनल की, ओके। मैं यहाँ रब कर दूँ बिकॉज बहुत सारी वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो ये मैं रब कर रही हूँ, ओके। सो अगर हम बात करें ह्यूमन एम्प्लॉयज़ या पर्सनल की, सो एज यू नो स्टूडेंट ह्यूमन यहाँ किसकी बात हो रही है, इसलिए इंटरचेंजेबल जितने भी नाम हैं मैंने वो लिख दिए हैं कि एक्चुअल में क्या है, हम ह्यूमन को एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, मतलब जो हमारी मैन पावर है, जो वर्क एट फोर्स है, उनकी भी कुछ ना कुछ नेसेसिटीज़ हैं। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत डेडिकेटेड मैनर में काम करें, काम को टाइम पर करें, रिसोर्स को भी प्रॉपरली हैंडल करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेटिस्फाइड आवर एम्प्लॉयज़ फर्स्ट। ठीक है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमारे एम्प्लॉयज़ इतना हम कर रहे हैं लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं है, वी आर जनरली अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव, देन हाउ कैन वी अचीव this? So with the help of the we can say contribution of our workforce only we can achieve or satisfy social objective as well as can realize the organization one। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे तभी हम सोसाइटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर उसके वर्कफोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। काम करने वाले अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल अपने बिजनेस को बना सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़ में तो क्या आ जाएगा, सो एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूँ स्टूडेंट तो उसको हम फर्दर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स एंड हायर लेवल नीड्स, ओके, हायर लेवल नीड्स। अब देखिएगा इसमें क्या है, क्योंकि हम जानते हैं जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट कि क्या क्या बेसिक या वी कैन से क्या क्या डिफरेंट नीड्स हैं एम्प्लॉयज़ की, अगर हम उनको सेटिस्फाइड कर दें, जो अगर सेटिस्फाइड हो गई तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी डेवलप हो जाएगी उनके परफॉर्मेंस के अंदर। तो उसको ही 3 कैटेगरीज में बांटा गया, फाइनेंशियल, सोशल एंड हायर लेवल नीड्स। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के लिए बहुत बेसिक सी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन अपने जॉब से होती है कि जो भी काम वो कर रहा है तो उसके बदले में, उसके रिटर्न में उसको इतना पेमेंट मिले, इतना रेम्यूनरेशन मिले कि वो कम से कम अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे, और फिर अगर अच्छी लेवल पर है तो उसके साथ साथ उसके नीड्स के साथ साथ उसके जो कहीं ना कहीं विलिंगनेस है वो भी सेटिस्फाई हो जाए। तो फाइनेंशियल नीड्स बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इफ़ यू विल नॉट वी कैन से पे द प्रॉपर रेम्यूनरेशन टू योर एम्प्लॉयज, क्या होगा, दे विल फील डीमोटिवेटेड, और हो सकता है दे विल क्विट द जॉब, अपनी जॉब भी छोड़ दें। तो एक्चुअली फाइनेंशियल नीड्स मतलब क्या करना, एक तो प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना और कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना। फाइनेंशियल हेल्प मतलब कि मान लो आप बेसिक सैलरी तो अच्छी दे रहे हो उनको, बट फिर भी आपका एम्प्लॉयज़ पैसे की वजह से थोड़ा टेंस रहता है, थोड़ा टेंशन में है। क्यों है, मान लो उसको जनरली क्या है, जैसे हर एक आम आदमी का सपना ये होता है कि उसके बच्चे अच्छा पढ़ जाएँ, वो एक अपना अच्छा घर कर ले। तो मान लो कोई अपने बच्चे की पढ़ाई की वजह से पैसे उसके पास नहीं है, लोन ले रहा है लेकिन फॉर्मेलिटीज़
सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा कोलेट्रल वगैरह। अब अगर उसका एम्प्लॉयर्स की मदद करता है या कंपनी में ऐसे प्रोविजंस हैं दैट हम आपके जनरली क्या है आपके बच्चों के एजुकेशन को क्या करेंगे, जो लोन है वो कंपनी आपको दिलाएगी, हालांकि अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप हेल्प कर रहे हो तो उससे क्या करेंगे, एक लॉयल्टी डेवलप हो जाएगी एम्प्लॉयज़ के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स। ओके, या फिर हम जनरली जैसे घर की बात हो रही है तो आप होम लोन एफर्ड नहीं कर पा रहा, आपका एम्प्लॉयज़ जो बैंक के प्रोसीजर हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा, देन द ऑर्गेनाइजेशन कैन डू सो ऑन दैट या वी कैन से ऑन दिस बिहाफ काम कर सकती है। तो ये सारी फाइनेंशियल नीड्स में आ जाएंगे, क्योंकि पैसे की जो प्रॉब्लम है ना, जो तंगी होती है वो इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वीक कर देती है। और हर एक एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉय है वो फिजिकली और मेंटली काफ़ी एक्टिव रहे। तो एक्टिव रखने के लिए फाइनेंशियल नीड्स सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सोशल नीड्स की बात करें स्टूडेंट, जैसे वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है, वी ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, हम सोशल एनिमल्स हैं, हमारी कुछ सोशल नीड्स हैं, ठीक है। सोशल नीड्स मतलब हमें ज़रूरत होती है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स होती है कि हमारा एक फ्रेंड नेटवर्क होना चाहिए जिससे हम हर तरीके की बात मतलब शेयर कर सकें, ताकि हम अपने माइंड को लाइट कर सकें। ओके, जिससे हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल सके, क्योंकि बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए सोशल नीड्स को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जो आप वीकेंड से बीच में गैप दे रहे हो तो वहाँ लोग गैदर हो जाएं, एक साथ बात कर लें, थोड़ा अपने दोस्तों से बात कर लें, थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लें, ठीक है। तो सोशल इंट्रैक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सोशल नीड्स से सेटिस्फाई करके स्पेस नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जनरली डीमोटिवेट होना या डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो सोशल नीड्स हैव टू बी फुलफिल। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ गेट टुगेदर अरेंज भी करा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी या जो माइंड है वो बहुत लाइट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हायर लेवल नीड्स आती है। इसमें हायर लेवल नीड्स में क्या आता है कि अगर इंसान को ये सारी नीड्स सेटिस्फाई हो, फिर चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, मेरा जो वर्क स्टेटस है वो बढ़े, या एक्चुअल में क्या है मुझे डिफरेंट टाइप्स के काम चैलेंजिंग जॉब्स दिए जाए, तो वो मैटर करता है हर एक बंदे का। किसी के लिए चैलेंजिंग जॉब्स करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को जनरली ये है कि मेरा जो लेवल है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ वो थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए, प्रमोशन, तो ये हायर लेवल नीड्स में आ जाएगा। तो ये डिफरेंट नीड्स जो हैं एम्प्लॉयज़ की दैट हैव टू बी अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली बाय द मैनेजर्स। वो समझे कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके एम्प्लॉयज़ की और उनको सेटिस्फाइड करें, बिकॉज इफ़ द नीड्स जो एम्प्लॉयज़ की हैं जो कहीं ना कहीं उसको फील हो रही हैं बट वो फुलफिल नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगा, आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे, काम से जो उनका इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्विट कर दें। ओके, और इससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर मिसबैलेंस हो जाएगा, वर्कलोड तो ज़्यादा है लेकिन वर्कफोर्स आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। सो इसीलिए ये 3 ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में क्या है बहुत ज़रूरी हैं, और इन तीनों को मैनेजमेंट से कैसे अचीव कर सकते हैं वो बड़ा क्लियर है, क्योंकि मैनेजमेंट सब चीज़ों को बैलेंस में लेकर चल रहा है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को के गोल को अचीव करना बल्कि सोसाइटी एंड एम्प्लॉयज हैव टू बी सेटिस्फाइड एज वेल। ओके, बिकॉज इनके सेटिस्फैक्शन से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग बन सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो स्टूडेंट्स।